Okay, next question is if Qi is inversion temperature, Qn neutral temperature, और Qc cold junction temperature for a thermocouple, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये हमें देखना है। तो जैसे मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे आएंगे जो मैंने आपको बताए नहीं थे, तो इसीलिए मैं ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि जो टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं कंपटीशन में जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएँ। तो थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल बेसिकली डिवाइस है जो सीबेक इफेक्ट पे काम करती है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए हमने वो सिलेबस में पढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी इसमें जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आ जाता है, तो जेडब्ल्यू के लिए ये बेसिकली। और यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, दो डिफरेंट मेटल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को ऐसे हम कंबाइन कर दें अगर, और उनको उनके जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखें, एक को कोल्ड टेम्परेचर पर रखें और एक को हाई टेम्परेचर पर रखें, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग टेम्परेचर पर और बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर सर्किट में ईएमएफ जनरेट हो जाता है और करंट फ्लो करने लगती है। तो इसको डिवाइस को हम थर्मोकपल बोलते हैं, इस इफेक्ट को सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, सीबैक इफेक्ट। तो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इस पर, और इस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोकपल। ये डिफरेंट मेटल्स होने चाहिए। तो इसमें ये सारे टेम्परेचर्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, ये न्यूट्रल टेम्परेचर होता है, कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर होता है। तो इनके बीच में रिलेशन जो होता है बस वो आपको याद रखना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो न्यूट्रल, इन्वर्जन और कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो ये होता है। जो न्यूट्रल टेम्परेचर है बेसिकली वो इन्वर्जन टेम्परेचर और कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर का एवरेज होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर is 100 centimeter and EMF of its standard cell is E volts. It is employed to measure the EMF of a battery whose internal resistance is 0.5 ohm. Full stop. If the balance point is obtained at L equals to 30 centimeter from positive end, the EMF of battery is ये IIT 2003 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका देखते हैं। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो उसका जो नेट टोटल ईएमएफ होगा एंड ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल इज़ ई वोल्ट, यानी ई वोल्ट का जो स्टैंडर्ड सेल है वो 100 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है। तो ई का लेंथ जो बैलेंस हो रहा है वो 100 सेंटीमीटर पर है, तो ई से रिलेटेड हो गया 100 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला इट इज़ एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस। Okay, if the balance point obtained at L equals to 30 centimeter from positive end, EMF of battery is। तो जैसे हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करंट एक्यूरेटली वोल्टेज मेज़र कर सकता है, ईएमएफ मेज़र कर सकता है किसी भी सेल का, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसी काम की नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं होती पोटेंशियोमीटर में, सेकेंडरी सर्किट में। तो उसका टोटल जो ईएमएफ है जिसको हमने वी लिया है यहाँ पे, वो हमारा मेजर द ईएमएफ ऑफ बैटरी, इसको सपोज वी ले लेते हैं। तो ये जो वी है ये जो हमें लेंथ दी है उसके प्रोपोर्शनल होगा, उस पर बैलेंस कर रहा है 30 सेंटीमीटर पर। तो सिंपली हमें रिलेशन लगाना है ई अपॉन वी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से वी हो गया EL2 अपॉन L1। तो ई की वैल्यू क्या दी है हमें, ई की वैल्यू ई है हाँ, और L2 दिया है हमें 30 और L1 दिया है 100।
तो ये हमारा 0.3 ई के बराबर आएगा, 0.3 इंटू ई, ये हमारा आंसर है। 0.3 इंटू ई, इसका सेल का ईएमएफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्मो EMF of a thermocouple is 25 microvolt per degree Celsius at room temperature, full stop. A galvanometer of 40 ohm resistance capable of detecting current as low as 10 to the power minus 5 ampere is connected with the thermocouple full stop. The smallest temperature that can be detected, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन मैंने शॉर्ट में टेम्परेचर लिख दिया है, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सिस्टम इज। क्वेश्चन को एक बार रीड करो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। थर्मोकपल क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन IIT 2003 का है। थर्मोकपल भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्वेश्चन में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बोला है कि T डिग्री सेल्सियस पर जो वोल्टेज हमें मिलता है, EMF जो मिलता है वो 25 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है। तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 25 माइक्रोवोल्ट मिलता है, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस पर कितना मिलेगा, 25 माइक्रो इंटू T वोल्ट, ये मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। और करंट हमें दी हुई है, हमें मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो हमें मिनिमम करंट लेनी होगी और मिनिमम करंट हमें दी हुई है। तो ये मिनिमम टेम्परेचर हम मेज़र करना चाहते हैं और यहाँ से हमें ये वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो वोल्टेज हो गया यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो इंटू टेम्परेचर इक्वल्स टू आई हमें क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁵, और इंटू रजिस्टेंस क्या दिए हमें, रजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी हुई है या नहीं, 40 ओम। ओके, 40 ओम रजिस्टेंस दी हुई है। तो यहाँ से आप T सॉल्व कर सकते हो। T यहाँ से सॉल्व करके आएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर का आंसर हो जाएगा। ये मिनिमम टेम्परेचर जो हमारा सिस्टम है वो डिटेक्ट कर सकता है। थर्मोकपल मैंने आपको पहले बता दिया था क्या होता है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द नेगेटिव जिंक पोल of a Daniell cell sending a constant current through a circuit decreases in mass by 0.13 gram in 30 minutes, full stop. If the electrochemical equivalent of zinc and copper are 32.5 and 31.5 respectively, full stop. The increase in mass of the positive copper pole in this time is। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया आपको बताने के लिए। ये भी IIT 2003 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है जिंक पोल, एक डैनियल सेल है हमारे पास, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल जिंक पोल का है, पॉजिटिव टर्मिनल कॉपर पोल का है। ये कॉपर पोल का पॉजिटिव टर्मिनल है
और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बात हुई है। तो आपने केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है जेड, सॉरी जेड होता है हाँ, और जेड का फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई टी, एम अपॉन आई टी, ये जेड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मास कितना चेंज हो रहा है ये हमें जिंक के लिए दिया हुआ है 0.13 ग्राम। तो जेड ऑफ जिंक ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 32.5 और जेड ऑफ कॉपर दिया हुआ है 31.5। मास ऑफ जिंक जो कोरोड हो रहा है वो हमारे पास दिया हुआ है 0.13 ग्राम, और मास ऑफ कॉपर निकालने को मैं बोला हुआ है। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि z इज़ प्रोपोर्शनल टू मास। तो z प्रोपोर्शनल है मास के, तो यहाँ से Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा M1 अपॉन M2। तो Z1 सपोज जिंक है और 2 कॉपर है, तो जिंक का 32.5, ये 31.5, M1 यानी जिंक का हमें दिया हुआ 0.13 ग्राम और M2 हमें निकालना है। तो यहाँ से हम M2 सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना क्या आंसर इसका आ रहा है, वो यहाँ से निकाल के देखना क्या आंसर आएगा। जिंक सॉरी कॉपर का आएगा ग्राम में आंसर आना चाहिए हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला याद रखना, इसका क्वेश्चन बन सकता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यहाँ पर रिलेशन ये याद रखना है। केमिस्ट्री में आपने जनरली पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट null point is obtained at 20 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against another resistance y full stop. If X is less than y, then where will be the new position of the null point from the same end if one decides to balance a resistance of 4x against y। ये क्वेश्चन है IIT 2004 का। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने नल पॉइंट देखा 20 सेंटीमीटर मिलता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर व्हेन रेजिस्टेंस x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट y। तो x के लिए हमें 20 सेंटीमीटर मिलता है, और तो ऑब्वियसली y के लिए हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा हुआ है कि ये सेम नल पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा अगर हम 4x रेजिस्टेंस लें x की जगह पे। तो हमारा यहाँ से रिलेशन हो गया x अपॉन वाई इक्वल्स टू 20/80 यानी 1/4, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम 4x लेते हैं तो 4x अपॉन वाई सपोज हमें L पे मिलता है, तो 4x अपॉन वाई हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू हम देख चुके हैं 1/4 है, तो ये 4 × 1/4 हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करो इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो हमें नया नल पॉइंट मिलेगा सेम पॉइंट से 50 सेंटीमीटर पर। इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द थर्मो EMF of a thermocouple varies with temperature theta of the hot junction as E equals to A theta plus B theta square
in volts where the ratio A by B is 700 degrees Celsius, full stop, if the cold junction is kept at 0 degrees Celsius, the neutral temperature is question mark. ओके, तो ये हमें दिया हुआ है IIT 2004 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी एक नया कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया क्वेश्चन। तो इसमें देखो न्यूट्रल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, इसको याद रखना। न्यूट्रल टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो हमें कैसे निकालना है। तो न्यूट्रल टेम्परेचर हमें तब मिलता है जब हमें EMF मैक्सिमम मिलता है। EMF के मैक्सिमम पर न्यूट्रल टेम्परेचर इज़ फाउंड, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। न्यूट्रल टेम्परेचर इज़ फाउंड एट द मैक्सिमा ऑफ EMF, करेक्ट। तो जब हमें EMF का मैक्सिमम मिलेगा तब हमारे पास EMF का यहाँ मतलब है थर्मो EMF, क्योंकि हीट की वजह से जनरेट होता है, इसलिए इसे थर्मो EMF बोलते हैं। तो हम E का अगर मैक्सिमम निकाल दें तो वहाँ से हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो न्यूट्रल टेम्परेचर हो जाएगा। तो EMF कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमें E इक्वल्स टू A थीटा प्लस B थीटा स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टेम्परेचर के लिए हमें इसका मैक्सिमम निकालना है। तो ये हो जाएगा A प्लस 2B थीटा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो न्यूट्रल टेम्परेचर के बराबर होगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, और इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से थीटा n आएगा हमारे पास माइनस A/2B, और A/B हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 700 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हो गया -700 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारा पास आंसर आ गया 350 डिग्री सेल्सियस माइनस का ये न्यूट्रल टेम्परेचर है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक और है, न्यूट्रल टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये याद रखना, न्यूट्रल टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली नेगेटिव में -350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पॉसिबल भी नहीं है। तो ये थीटा एन जो हमारा आंसर आया है ये पॉसिबल नहीं है। -350 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि -273 डिग्री ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, एंड प्लस थीटा एन यानी न्यूट्रल टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये आपको नोट करके रखना है, कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस इसका न्यूट्रल टेम्परेचर हमें नहीं मिलेगा। न्यूट्रल टेम्परेचर कैन नॉट बी फाउंड। इसका आंसर ये होगा। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Two sources of equal EMF are connected to an resistance R. The internal resistance of the two sources are R1 and R2, where R1 is greater than R2 if potential difference across the source having internal resistance R2 is 0, then the relation between R1 and R2, ये हमें निकालना है। रिलेशन बिटवीन R1 and R2 शुड बी व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2005 में। तो इसका सर्किट भी दिया हुआ है हमें, सर्किट भी पहले ड्रॉ करके उसके बाद देखना है। सर्किट में 2 सेल्स हैं बोला हुआ है इसमें। 2 सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका सर्किट हो जाएगा सिंपली ये सर्किट है इसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये दोनों का EMF सेम है। ओके, R1 R2, तो ये सपोज R1 है और ये R2 रेजिस्टेंस इंटरनल का सेल है,
और हमें पोटेंशियल डिफरेंस R2 वाले सेल का 0 दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है। तो इस केस में हमें R1, R2 और R के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सपोज़ यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, तो अगर यहाँ पे I करंट फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस R2 के लिए 0 है, तो E और कैसे करेंगे इसे? E हमारे पास टोटल करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले टोटल करंट देखते हैं। तो टोटल करंट होनी चाहिए हमारे पास क्या, 2E। यहाँ पे नेट EMF कितना होना चाहिए, 2E। दोनों सेल सेम पोलरिटी में कनेक्टेड हैं तो सीरीज़ में ऐड हो जाता है EMF। तो E नेट अपॉन R नेट, तो E नेट क्या होगा यहाँ पे, E प्लस E, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस R1 प्लस R2। तो हमारे पास करंट आ गई 2E डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें साथ साथ ये भी बोला हुआ है कि EMF R2 वाले सोर्स के लिए 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होगा वो दूसरे वाले EMF के अपोजिट और इक्वल होगा, यानी E माइनस वी शुड बी इक्वल्स टू 0, E माइनस वी इक्वल्स टू 0। और V क्या है यहाँ पे, इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो है टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से E इक्वल्स टू वी आ जाएगा, और V कितना होना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2 और करंट फ्लो हो रही है I, तो V होगा यहाँ पे IR2, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला है। तो EIR2 के जब इक्वल होगा तब ये 0 हो सकता है, नेट हमारे पास वोल्टेज 0 हो सकता है। ओके, या और मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ इसे अगर, तो जैसे हमें पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E माइनस IR, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग का केस है, चार्जिंग के केस में E प्लस IR होना चाहिए, है ना। चार्जिंग के केस में सेल का फॉर्मूला ये होता है। चार्जिंग कैसे पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन, करंट सेल के पॉजिटिव प्लेट पे जा रही है, यानी वो चार्जिंग का केस लिया हमने, तो E प्लस IR। अब यहाँ पे जो हमें रिलेशन दिया हुआ, जो हमें टर्मिनल पोटेंशियल दिया हुआ है वो 0 है। ओके, एक सेकंड, चार्जिंग का लेने की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, हमें ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में कि चार्जिंग लेनी है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट मान लेते हैं। सेल ही यहाँ पे सोर्स है, तो सेल की वजह से करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ माइनस ही रहना चाहिए। ओके, तो ये V टर्मिनल पोटेंशियल है, और टर्मिनल पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 0 है, क्योंकि प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है करंट फ्लो की कंडीशन में वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब E इक्वल्स टू IR आना चाहिए। अब R सेकेंड वाली सेल के लिए कितना है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से E इक्वल्स टू IR2 आ गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर E की वैल्यू मैं IR2 लगा दूँ तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 2 इंटू IR2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। तो I से I कैंसिल आउट, ये आ गया 2R2 इक्वल्स टू R प्लस R1 प्लस R2, हैंस R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R। ये रिलेशन हमारे पास R1, R2 और R के बीच में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार देखना कैसे किया है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसमें आप दोबारा रिपीट करके देखना, यहाँ पे मैंने समझाया था। ये फर्स्ट वाला पार्ट को टोटल करंट, ये बहुत ईजी है, टोटल करंट का मतलब टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस, और किसी प्लेट के सेल के अराउंड उसका टर्मिनल पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब E माइनस IR 0 है, चार्जिंग का केस, सॉरी डिस्चार्जिंग का केस, तो उसके लिए E माइनस IR को हमने 0 कर दिया है। और जिस सेल के लिए 0 था उसी की रेजिस्टेंस लेंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे R2 रेजिस्टेंस ली हुई है। तो ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पोटेंशियोमीटर experiment, the balancing with a cell is at length 240 centimeter, full stop. On shunting the cell with a resistance of 2 ohm, the balancing length becomes
120 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज क्वेश्चन मार्क। ओके, तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है जिसमें हम रेजिस्टेंस, उसकी एप्लीकेशन जहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालते थे, तो रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन है। उसका फॉर्मूला हमने निकाला था, फॉर्मूला आया था हमारे पास पोटेंशियोमीटर में या सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे E/V पोटेंशियोमीटर में L1/L2 के बराबर होता है। तो इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल इज दिस। ओके, ऑन शंटिंग द सेल विद रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम द बैलेंसिंग लेंथ बिकम 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो लेंथ्स हैं, एक EMF के लिए, टोटल EMF के लिए। तो टोटल EMF के लिए लेंथ क्या है, 240 सेंटीमीटर। और जब हमने रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया तो वहाँ पे करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल थोड़ा ड्रॉप कर जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल की लेंथ दी है हमें 120 सेंटीमीटर। तो ये E/V हो गया 240/120 यानी 2। E/V की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे से तो ये R के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया हमने 2 ओम, वही सेम हमारा आंसर आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये 2 ओम इसका आंसर है।